हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका फिर से दोबारा इस शो में। हम बात कर रहे थे कि मिलिंद सर को जो सैंपल मिला उस गेहूं में से वो था कैनबिस सटैवा, जिसे गांजा, हशीश और भांग भी कहते हैं। तो इस दूसरे भाग में हम जानेंगे कि अदर देन नार्कोटिक्स, अदर देन साइकोएक्टिव ड्रग्स, कैनबिस सटैवा उस जमाने में कंस्ट्रक्शन में किस तरीके से यूजफुल था। वेलकम बैक सर। थैंक यू। यस सर, तो हम थे कैनाबिस पे, आपको कैनाबिस मिला। सर अच्छा। एक प्रश्न था सर मेरा, आपको वो जो हाँ प्लांट सैंपल मिला था सर, आपने जिसकी हाँ फोटो दिखाई, तो सर हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, वो सैंपल इतने मतलब इतने सालों से जैसे कि वैसे था सर, आपको जो मिला था एज इट इज मिला था सर हाँ, आपको? एज इट इज़ मिला था। मतलब उसमें सर मतलब पीसेस थे। ये फ्लावर अलग था, लीफ का टुकड़ा जो है वो अलग था। बर्ड जो थी वो अलग जगह पे थी, मतलब एक जगह पे कुछ था नहीं। ये सभी अलग अलग थे। लेकिन ओके। फ्लावर जो था इट वाज इंटैक्ट फ्लावर। यस सर। लेकिन उसमें अंदर का पार्ट कुछ भी नहीं था, मतलब इसेंशियल वल्स कुछ भी नहीं थे, एक्सेसरी वल ओ, था सिर्फ। मतलब स्केलेटन कह सकते हैं सर हम उस फ्लावर का एक प्रकार। हाँ, स्केलेटन ऐसे बोल सकते हैं। यस सर। सो वंस इट वाज आइडेंटिफाइड, उसका यस सर। कैनाबिस सटाइवा ऐसे आइडेंटिफिकेशन तो कर दिया। लेकिन मुश्किल पार्ट ये था कि उसका कंपैरिजन कहाँ पे करे, कैसे करे और कंफर्म कैसे करे कि दिस इज कैनाबिस ओनली। यस सर। मेरा जो हर्बेरियम था दैट वाज बिगेस्ट हर्बेरियम एज आई सेड। लेकिन वहाँ पे भी वो स्पेसिमेन मिसिंग था। गार्डन ओह। में भी कहाँ पे लगने की उम्मीद तो थी ही नहीं, मतलब इट इज टोटली बैन्ड इन महाराष्ट्र। हम्म। आ, फिर मैंने बहुत सारे जगह पे ऐसे जहाँ पे तंत्रिज्म होता है, जहाँ पे शिवा टेम्पल है, वहाँ पे भी ट्राई किया कि कहीं पे सैंपल मिल जाए जिसके जिसके हेल्प से कंफर्म कर सके। सो आई कुडंट डू इट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एक फ्रेंड है, प्रोफेसर टंडन, राजेश टंडन। ही इज़ ऑफ कोर्स रिप्रोडक्टिव बायोलॉजिस्ट। तो उनको मैंने बोला कि सर, ऑफ कोर्स आई डोंट कॉल हिम एज अ सर, ही इज गुड फ्रेंड। सो आई कॉल्ड हिम, राजेश कैन यू सेंड मी सम स्पेसिमेन कैनाबिस। क्योंकि आप अगर नॉर्थ में जाते हो, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट इवन, कश्मीर, यस सर। कैनाबिस जो है इट इज मोर कॉमन वीड देन पार्थेनियम स्टेरोफोरस। पार्थेनियम आपको कम मिलेगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मिलेगा। इतना कॉमन एंड वेरी एग्रेसिव वीड है। तो दैट्स वाई देर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन द नॉर्थ इंडिया रिलेटेड टू नार्कोटिक वैल्यू ऑफ कैनाबिस। एंड अनदर इश्यू है कि उसमें आप नॉर्थ इंडिया में कहीं पे भी जाते हो, उत्तर भारत में, तो ऑलमोस्ट इट इज अवेलेबल आउटसाइड एवरी शिवा टेम्पल। शिव जी को चढ़ाना है, दैट बिकम्स इमोशनल इश्यू, इजंट इट? यस सर। लेकिन महाराष्ट्र के नीचे जो है, उसकी कंडीशंस पूरी चेंज हो जाती है। महाराष्ट्र में उसको पूरा बैन है। कहीं पे आपको मिलेगा नहीं। ऑफ कोर्स मेनी टाइम्स इट इज़ कल्टिवेटेड, बट इट इज़ इलीगली, अनऑफिशियली ऐसे ही किया जाता है। ऑफिशियली कहीं पे नहीं मिलेगा। उन्होंने मुझे सैंपल्स तो भेज दिए। 3-4 दिन में मेरे पास वो सैंपल कुरियर से आ गए। यस दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही ग्रो हो रहा था, उन्होंने इमिजिएटली एक पैकेट में डाल दिया और इमिजिएटली वो कुरियर कर दिया, तो मुझे मिल गया। When I compared these samples, I will show you the images of both. Of course, this paper was published. If somebody wants to refer, it is published in Current Science, 2016 March issue. So यस। they can refer it. मैंने जो कंपेयर किया, तो इफ़ यू सी हियर द इमेजेस, पर्टिकुलरली लेफ्ट साइड में जो है वो फ्रेश लीफ है, एंड ऑन द राइट हैंड साइड इट इज आर्कियोलॉजिकल सैंपल। सेम वाज अप्लाइड विथ इवन द फ्लावर। सिर्फ लेफ्ट साइड वाला जो एक्सटेंट फ्लावर है उसमें, मतलब जो अभी का फ्लावर है उसमें स्टैमेंस है, और राइट साइड में कुछ भी नहीं है। अच्छा। इफ वी रिमूव द स्टैमेंस एज वेल एज कार्पेल्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड, the flower will look exactly similar, which is visible on the right side. ओके। बर्ड्स भी एग्जैक्टली मैच हो रहे थे। मीनवाइल मैंने हमने एसईएम भी करा लिया, तो एसईएम भी ऑल्सो एग्जैक्टली इट वाज मैचिंग विद द आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स एंड दिस वन। ओके। मेरे साथ जो वो मैनेजर सिंह थे, ही वाज फ्रॉम केमिस्ट्री, so he went for FTIR studies, and in that also if you see both the peaks,
ऊपर का जो ग्राफ है दैट इज ऑफ फ्रेश स्पेसिमेन एंड नीचे का जो ग्राफ है दैट इज ऑफ आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेन। उसके पीक्स भी पूरे एक से एक मिल रहे थे। सो इट वाज कंफर्म्ड कि ये कैनाबिस ही है। लेकिन कैनाबिस ही क्यों है, क्यों, क्या उसका इस्तेमाल उन्होंने बगैर नार्कोटिज्म उन्होंने इसमें क्यों किया? So these were some issues associated with the inclusion of cannabis in plaster, I will say. तो मैंने जब बाकी लिटरेचर इधर उधर का जब खोजने की कोशिश की, यूजुअली पेंटिंग हम बनाते हैं, आपके आप में भी कई आपसे में आप में से भी कई ये होंगे आर्टिस्ट होंगे। यूजुअली हम जो पेंटिंग बनाते हैं हम कैनवास पे बनाते हैं। सो दिस कैनवास वर्ड हैज कम फ्रॉम कैनेवाज, कैनेवाज। सो दिस इज एंग्लो फ्रेंच वर्ड, ओल्ड फ्रेंच वर्ड, एंड ये जो है वो कैनाबिस से ही आया है। ओके। सो पुराने जमाने में जो क्लॉथ बनता था दैट वाज ओनली ऑफ कैनाबिस, एंड ओके। कैनाबिस का जो क्लॉथ बनेगा वो वेरी स्टर्डी। आपने कभी कैनवास देखा होगा तो वेरी हार्ड होता है, भी बहुत ही हार्ड होता है। एंड अनदर प्रॉपर्टी ऑफ कैनाबिस फाइबर इज दे आर वेरी ड्यूरेबल। इसलिए मोनालिसा का पेंटिंग आज भी कहीं पे भी है, कहीं पे तो है। So they were painted only on canvas cloth, and that's sorry, cannabis cloth, and that's why it is known as canvas. ये भी interesting part associated था। Now when it comes to its legal issues and content related properties, त्याच्या उसमें उसमें जो उसकी chemical property है उसमें अगर हम देखते हैं, cannabis is known for almost, I will say, 483 different chemicals from same plant, सिंगल प्लांट कैनाबिस। लेकिन उसमें से एक ही है डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रोकैनाबोनल, जिसमें THC बोलते हैं जिसको, दैट बिकम्स वेरी, आई विल से, द न्यूसेंस फॉर द रेस्ट ऑफ द 482 केमिकल्स। ये बाकी के जो 482 केमिकल्स है उनकी प्रॉपर्टी फेड आउट कर देता है ये एक अकेला केमिकल। एंड व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी देन? इट इज नार्कोटिक प्रॉपर्टी। उसकी जो नार्कोटिक प्रॉपर्टी, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द THC प्रेजेंट इन द प्लांट। नाउ आप में से कितने जानते हैं मुझे पता नहीं, कैनाबिस कितने लोगों ने देखा है मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट दे आर सेपरेट। मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। एंड उसके साथ भी मेल की जो नार्कोटिक प्रॉपर्टी होती है इट इज नेग्लिजिबल, एंड फीमेल की नार्कोटिक प्रॉपर्टी इट इज वेरी हाई। So in bhang as compared to ganja is in general collection, but भांग जो है उसमें यूजुअली फीमेल इन्फ्लोरेसेंसेस ही लेते हैं। सो उसमें ज़्यादा कंटेंट होता है, इसलिए भांग का अलग इम्पोर्टेंस है। एंड उसमें से जब आप हाथ घुमाते हो उस प्लांट पे और उसमें जो रेजिनस एक्सुडेट्स है वो आप इकट्ठा करते हो तो दैट बिकम्स हशीश। सो दीज 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑफ सेम प्लांट। लेकिन मेल की जो अहमियत है एज कम्पेयर टू फीमेल वो कुछ भी नहीं है। सो लीगल इश्यूज अगेन अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट एसोसिएटेड विथ इट। आप मेल अगर प्लांट पजेस करते हो, इफ यू हैव मेल प्लांट, लीगली यू कांट बी टच्ड बाय पुलिस। अब पुलिस आपको पकड़ नहीं सकती। लेकिन आपके पास फीमेल प्लांट है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। पुलिस विल पुट यू बिहाइंड द बार्स, ऐसा इश्यू है। तो सर जब पार्ट, हाँ सर आपने वो जो दिल्ली से सैंपल मंगाया था सर, मतलब आपको वो थोड़ा डर नहीं लगा सर पुलिस वगैरह का? नहीं, वो दैट वाज फॉर रिसर्च पर्पज ओनली, नो। सो इवन ऑन द पैकेट इट वाज रिटन द मटेरियल इज फॉर द रिसर्च पर्पज, एंड इट वाज ओनली 2 leaves 3 leaves, some 4-5 मेल फ्लावर्स, 4-5 फीमेल फ्लावर्स, that much it was. So उसका नहीं था। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज पुलिस बॉटनिस्ट भी नहीं है और टैक्सोनॉमिस्ट भी नहीं है, तो उनको कुछ पता नहीं है मेल है या फीमेल है। सो इन बोथ केसेस यू विल बी इन द ट्रबल। सो दैट इज द लीगल इशू एसोसिएटेड विथ इट। एंड नॉर्थ इंडिया में जब जाते हो तो वहाँ जहाँ पे वो कैशिया यूनिफ्लोरा, कैशिया टोरा या पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस से भी ज़्यादा अगर वीड बोल के आ रहा है तो कहाँ पे आप लोगों को रोकेंगे, कहाँ पे आप उनको टोकेंगे कि आप ये मत करो वो मत करो। सो दैट इज अगेन अनदर इशू एसोसिएटेड विद। लेकिन हम जो आए थे कि कैनाबिस जो है अप्रोक्सीमेटली 10 to 12,000 ईयर्स बिफोर
इट वाज डोमेस्टिकेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना। ओके। एंड चाइना से फिर अलोंग विद द एंशंट ट्रेड रूट्स, सिल्क रूट्स पर्टिकुलरली, उसका पूरे विश्व में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ फाइबर। उसका जो फाइबर वैल्यू है उसी के लिए उन्होंने सभी जगह पे एक्सपोर्ट किया था, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ नार्कोटिक प्रॉपर्टी। लेकिन एज यूजुअल हम जैसा करते हैं, मोबाइल जो है अच्छे काम के लिए होता है, लेकिन वी आर बिजी इन वेस्टिंग 1.5 GB डेटा, 2 GB डेटा। अगर हमारा भी खत्म होता है तो दूसरों का लोन पे ले लेते हैं, खत्म करते हैं। सो वी डोंट नो द गुड पार्ट ऑफ इट, एंड दैट्स व्हाई वी यूटिलाइज्ड इट मोर ऑन इट्स नार्कोटिक साइड रादर देन फाइबर साइड। मतलब इंडिया में जो उसका यूटिलाइजेशन हुआ, इट वाज यूटिलाइज्ड मोर ऑन नार्कोटिक साइड। उसका जो नशा करने के लिए जो हुआ वही हुआ। और फाइबर का तो हम भूल ही गए। आज फाइबर जो यूज करते हैं वो नायलॉन फाइबर ही यूज करते हैं, जहाँ पे भी रोप करना है कि कुछ भी करना है। सो इट वाज देयर। सो अप्रोक्सीमेटली 2000 साल पहले इट एंटर्ड इन इंडिया, और वहाँ से फिर येलोरा तक पहुँच गए। येलोरा में उन्होंने कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया। लेकिन क्यों यूज़ किया? सो दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग इश्यूज एसोसिएटेड विथ इट कि कैनाबिस में एंटी माइक्रोबियल और इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज है। ओके। सो जो भी इसी इसी की वजह से शायद आज तक किसी भी पेंटिंग में, येलोरा में पर्टिकुलरली, कहीं पर भी आपको फंगस या अदर माइक्रोबियल ग्रोथ कभी नहीं दिखाई देगी। तो जो भी डिस्ट्रक्शन है दैट इज एंथ्रोपोजेनिक डिस्ट्रक्शन। मतलब लोगों ने यहाँ पे जाके हाथ लगाया, उखाड़ दिया, स्क्रैचेस बना दिए, कहाँ पे भी क्या कैंप फायर किया, उसका सूट बहुत सारी जगह पे एक्यूमुलेटेड है। सो जो भी डिस्ट्रक्शन है दैट इज मैनमेड डिस्ट्रक्शन। बट इन द नेचुरल कोर्स, बिकॉज ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज, आज तक उन्हें किसी क्या बहुत सारे पेंटिंग्स को कुछ भी नहीं हुआ है। आप आज के डेट में हम जानते हैं कि अगर बंद कमरे में एक 5-10 लोग बैठ गए, खिड़कियां बंद की, दरवाजा बंद किया, तो बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी द टेम्परेचर विल इंक्रीज, एंड इट विल इन टर्न आपको स्वेटिंग होगा, जो भी ब्रीदिंग है उससे ह्यूमिडिटी और इंक्रीज होती जाएगी। तो सेम थिंग वाज पॉसिबल इवन इन द केव, बिकॉज वहाँ पे तो वेंटिलेशन होता ही नहीं है। तो जो भी ह्यूमिडिटी वहाँ पे एक्यूमुलेट होती है, वो ह्यूमिडिटी को एब्सॉर्ब करने का काम ये फाइबर्स करते थे। सो दैट विल मेंटेन द रेस्ट ऑफ द पेंटिंग ड्राई। एंड आप सेम इज द केस विथ ऑफ कोर्स बड़ौदा। समर में आपका टेम्परेचर 44-45 डिग्री जाता है, और विंटर में इट विल फॉल डाउन टू 5 to 6 डिग्री। so much of fluctuation is there. So same thing you will get at Yellora. Winter में temperature will fall down, and in summer that will raise to 44, 45, 46 degrees, something like that. So original rock is basalt. Along with temperature it will expand and it will compress. So it may create cracks in the plaster. आज भी अगर हम घर बनाते हैं, उसको प्लास्टर बनाते हैं बाहर से अंदर से, विदिन 6 months द क्रैक्स विल बी सीन। आज भी हम अगर कहीं पे बिल्डिंग बनाते, प्लास्टर बनाते, 6 महीने में आपको प्लास्टर में पूरे क्रैक दिखाई देते हैं। लेकिन 1500-1600 सालों के बाद भी यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन है दैट इज ओनली मैनमेड डिस्ट्रक्शन। आपको क्रैक्स नहीं मिलेंगे। उस क्रैक में कहीं गेको जाके बैठा है, कीड़े जाके बैठे, ऐसे कहीं नहीं मिलेगा। सो दैट इज दैट, and it is only because of these properties: antimicrobial property, insecticidal property. It absorbs humidity and it gives mechanical strength to the plaster. So these are the different issues associated with it. लेकिन इस कहानी में ये कहानी यहाँ पे ही नहीं खत्म होती। इस कहानी में ये ट्विस्ट कब आ गया? when we found that there are wheat grains in it. So if you see on the left hand side, it is archaeological wheat grain, and on the right hand side this is the fresh one. लेकिन ये ट्विस्ट इसलिए आ गया कि जो भी कंस्ट्रक्शन उस वक्त होता था या निर्माण होता था, यूजुअली ऑफ कोर्स व्हेनेवर वी गो फॉर सच काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन वी नीड लॉट ऑफ वाटर। पानी की बहुत सारी हमें जरूरत होती है कंस्ट्रक्शन में। और आप मराठवाड़ा का जो ये देखते हैं, वहाँ का जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो मराठवाड़ा इज अ ड्रॉट प्रोन रीजन।
वहाँ पे बहुत सारा मतलब इस वहाँ पे सूखा उन पहले से ही है उनके पास। लेकिन फॉर्चुनेटली अब अभी के दिनों में वहाँ पे सबसे बड़ा डैम है जायकवाड़ी डैम। इट इज आशियाज लार्जेस्ट वन ऑफ द डैम एंड दैट्स व्हाई नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन इफ यू इमेजिन 4 to 6 सेंचुरी 5th to 7th सेंचुरी ऐसे डैम वेल, इतना बड़ा वेल जो पानी समर में भी दे सके कंस्ट्रक्शन के लिए, ऐसा कुछ था नहीं। एंड दैट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग देन। सो ये जो भी कैनाबिस लगाया होगा ये शायद मानसून में लगाया होगा जब बारिश होती है। एंड ये जो गेहूं है दैट इज विंटर क्रॉप। सो जो भी है विद इन मानसून एंड पोस्ट मानसून कंस्ट्रक्शंस होता होगा। सो मानसून में दे मस्ट हैव यूज्ड कैनाबिस इन द कंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर मानसून इमीडिएटली मानसून और प्री पोस्ट मानसून they must have utilized wheat in that, wheat straw or wheat other parts in that. So probably both they have used in this fashion. And आप wheat का भी देखते हो तो wheat is also not originally from this region. It has imported from other parts or the northern parts. So दोनों के दोनों जो है cannabis as well as wheat, they have come to Ajanta as well as I will say the down south. It is only along these ancient trade routes. लेकिन कहानी ट्विस्ट यहाँ पे लेती है कि कैनाबिस जो है, आप पानी की मात्रा अगर ज़्यादा है, आपकी ज़मीन बहुत उपजाऊ है और टेम्परेचर अगर कम है तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स दे विल कम एज फीमेल प्लांट्स, नेचुरल कोर्स। और टेम्परेचर अगर वेरी हाई है, ज़मीन बिल्कुल काम की नहीं, मतलब फर्टाइल नहीं है, सॉइल इज लेस फर्टाइल एंड ह्यूमिडिटी कम है, मतलब पानी बहुत कम है, समर कंडीशंस, देन मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स विल कम एज मेल प्लांट्स। हमने जो इन्वेस्टिगेशंस किए थे उसमें हमें एक भी फ्रूट या एक भी सीड नहीं मिला। सो इट वाज इंडिकेटिंग कि दे हैव यूज्ड ओनली मेल प्लांट्स। ओके। एंड कैनाबिस इज नोन फॉर सेक्स अल्टरेशन, वो सेक्स चेंज कर लेता है। मतलब आप 100 सीड्स लगाते हो, पानी बहुत ज़्यादा देते हो, खेत भी उपजाऊ है एंड टेम्परेचर भी कम है, तो 99 सीड्स दे विल जर्मिनेट एज फीमेल। एंड उसकी वाइस वर्सा कंडीशंस है तो 99 सीड्स दे विल जर्मिनेट एज मेल। सो वट एवर दिस इन्होंने जो किया था वहाँ पे, इट वॉज इन द मानसून, पानी बहुत अच्छा था, खेती भी बहुत उपजाऊ है मराठवाड़ा की, मतलब सॉइल इज ब्लैक कॉटन सॉइल एंड मानसून में टेम्परेचर तो हाई होता नहीं। सो ऑल द कंडीशंस दे वर फेवरेबल फॉर फीमेल प्लांट, बट वी हैवंट गॉट सिंगल सीड और फ्रूट इन इट। नाउ देर आर ओनली 2 chances, either female plants were consumed by these people or they know the sex alteration, मतलब कुछ उसमें खाद कम डालो या फर्टिलाइजर्स मत डालो, मैन्योर मत डालो और कुछ हार्मोन डालो, तो दैट विल चेंज फ्रॉम मेल टू फीमेल और फीमेल टू मैन, ये हो सकता है। तो दीज वर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। लेकिन दिस वाज अबाउट द बुद्धिज्म का जो उस टाइम का जो ये था माहौल था 5th to 7th सेंचुरी, उसका इट वाज ऑन द पीक ऑफ इट्स फ्लरिशमेंट एंड डेवलपमेंट। उनका जो उस वक्त का टाइम था, दौर था, इट वाज वेरी हाई, आई विल से, टाइम फॉर बुद्धिज्म। सो बुद्धिज्म वाज फॉलोड, all the principles, precepts and other parts of Buddhism were followed very strictly. एंड उसकी वजह से आप पंचशील तत्व अगर आप जानते हो बुद्धिज्म के, तो उसमें 5वां जो प्रीसेप्ट है वो बोलता है कि आप दारू या कोई बाकी जो नार्कोटिक सब्सटेंसेस है उसकी वजह से आपका माइंड नशा चढ़ाने वाली, दैट आल्सो इंक्लूड द अदर सेक्सेस, मेल एज वेल एज फीमेल। क्योंकि दैट इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन मेनी टाइम्स। तो ऐसी चीजें मत लो जिससे आपका माइंड पोल्यूट हो जाए। तो दैट वाज फॉलोड एंड दैट्स व्हाई इट इज, ऑफ कोर्स ऑलवेज वी शुड टेक द गुड साइड ऑफ एनी रिलीजन, तो उसमें से है। सो दे प्रोबेबली नेवर कंज्यूम्ड ऑल दीज प्लांट्स, सो प्रोबेबली दे वर नोइंग द टेक्निक्स ऑफ सेक्स अल्टरेशन, but till today we need more evidences for that.
एंड सर हेलो। मैं हेलो सर, आवाज आ रही सर आपकी आवाज? हाँ, तो ऐसे येलोरा का चला गया। फिर लोगों ने, एक बार मैंने ये कर दिया तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अजंता का सैंपल्स दे दिए, नाला सोपारा के सैंपल्स दे दिए और कई कई जगह से दिए। देन उसमें हमने जो उसमें से जो निकल आया, हर जगह पे अलग अलग प्लांट है। मतलब अजंता की बात करते हो तो अजंता में आपको राइस हस्क मिलेगा। नाला ओके। सोपारा की बात करते हो तो नाला सोपारा में भी राइस हस्क है। लेकिन कार्ला भाजा, देर इज वन मोर केव कॉम्प्लेक्स नियर लोनावला। कार्ला भाजा ओके। आपने सुना होगा। तो वहाँ पे टोटली डिफरेंट प्लांट है। देन वन मोर सैंपल वॉज फ्रॉम शोलापुर। Solapur, they have used the hairs of sheep and horse along with some other vegetal materials. So this is very interesting, and somebody has to do it. Thank तो you. मतलब सर हम, तो हाँ ठीक है, ओके सर, काफी अच्छी जानकारी दी सर आपने। एंड काफी मतलब बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ से निकलते हैं सर रिसर्च के लिए। अभी हम्म। मतलब हम किस वे में डायरेक्शन में रिसर्च कर सकते हैं, जैसे आपने सिर्फ एक टॉपिक को लेके इतने अलग अलग एक्सपेक्ट के साथ रिसर्च किया है। जैसे कि आपने कहा कि वो 5th 6th सेंचुरीज का था तब बुद्धिज्म पीक पे था, तो बुद्धिज्म के पंचशील तत्वों में से पांचवा तत्व अलाउ नहीं करता है कि आप किसी नशे वाले पदार्थ का सेवन करें। तो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने वो फीमेल प्लांट्स का कंजम्पशन नहीं किया होगा। नहीं किया था। हाँ। एंड फिर आपने मतलब नहीं, हिस्ट्री। कैनाबिस की अगर हम बात करते हैं तो कैनाबिस इज अगेन इम्पोर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन क्रिएशन ऑफ ताजमहल टू। ओके। ताजमहल में भी उसका उतना ही इम्पोर्टेंस था, क्योंकि वो जो वर्कर्स थे वहाँ के, उनको ये दिया जाता था कैनाबिस। तो उसमें से एक वर्कर थे गुरु नानक साहिब। तो हम्म। एक उनके साथ ये भी रेफरेंस अवेलेबल है कि उन्होंने जब देना चाहा, जो मुस्लिम शासक थे उस वक्त, उस दौर के, उन्होंने जब उनको देना चाहा तो वो बोले कि मेरा गांजा, मेरा नशा अलग है। हम्म। तो दे फाउंड दैट दिस फेलो इज मैड फेलो। हम्म। गुरु नानक साहिब जो बोले कि मेरा जो है भगवान है और वही मेरा नशा है, वही वही मेरा गांजा है, वही मेरा भांग है। तो उन्होंने उसको पागल समझ के निकाल दिया था। एंड देन ही फाउंड द रिलीजन सिखिज्म। सो दिस इज अगेन एसोसिएटेड विद दिस वन। एंड आपने ये भी कहा सर कि आपको गेहूं के भी हेल्प मिले और अलग अलग बिल्डिंग्स को बनाने के लिए अलग अलग प्लांट का यूज किया गया है सर, कि आपने हाँ। अभी टॉक में कहा सर। एंड एक्चुअली इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू नो सर कि मतलब कैसे आपने रिसर्च की, कैसे आपने इन्वेस्टिगेशन किया, कैसे इतने सारे एक्सपर्ट को लेके आपने पता लगाया कि ये कैनाबिस है। एंड फिर उसका स्टडी किया सर। तो काफी अच्छा टॉक था सर। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे सर अपने शो में। तो सर आपने, ये तो रहा सर आपकी जिंदगी के वो 8 साल में से एक और अ, छोटा सा हिस्सा सर जो आपने एलोरा का किया सर। ऐसे तो आपने बहुत सारे काम किए हैं, इसकी एक नहीं नहीं, छोटी छोटा सा नहीं था ये मैंने अभी आधे घंटे में बताने की कोशिश की, लेकिन ये करने के लिए मुझे 3 साल लगे थे। ओके। हाँ, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड द जियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बुद्धिज्म, द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ फाइबर, सिविल यस। इंजीनियरिंग, सब सब समझने की कोशिश करनी पड़ी यस। वहाँ पे। यस। तो सर मैं अभी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा सर कि अभी के जो कैनवास बनते हैं सर, जैसे आपने कहा कि पहले की कैनवास कैनाबिस से बनते थे, तो अभी के जो कैनवास बनते हैं क्या वो कैनाबिस से ही बनते हैं सर, या फिर कोई नहीं, और अभी का मटेरियल? मैंने इन्वेस्टिगेट कभी किया नहीं, किसी को पूछा नहीं कहाँ कैसे बनते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कैनाबिस के बनते होंगे। ऑलराइट सर। एंड ठीक है सर, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इसी टॉपिक पे अगर ऑडियंस में से कोई प्रश्न पूछना चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ एलोरा के ऊपर, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है। हम तुरंत ही, जबकि अभी ये टॉपिक चल रहा है, तो हम इसके क्वेश्चंस ले लेंगे एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एंड अगर किसी को प्रश्न है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। एंड मैं अभी थोड़ा कमेंट पढ़ लेता हूँ सर यहाँ। ओके। तो हम्म। जैसे क्वेश्चन आते हैं सर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अब सर अगला ओके। टॉपिक मेरा ये है
कि सर आपने बहुत सारे आउटस्टेज किए हैं सर, मतलब आप ऐसे जंगल में चले जाते हैं रात को, मतलब जाते हैं एक एक दो दो दिन तक जंगल में रहते हैं सर, एंड फिर जंगल में सर शेर की, टाइगर की, अलग अलग प्राणियों की वीडियोज निकाल के आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके दोस्तों और आपके कलीग्स को भेजते हैं सर। तो सर इसके बारे में सर हमें थोड़ा बताइए सर, आपके आउटस्टेज के बारे में। आउटिंग के लिए तो मैं बहुत जाता हूँ। मराठवाड़ा में जब गया था थोड़ा कम हो गया था, लेकिन बहुत जाता हूँ उसमें। आप जब जाते हो तो जाने से पहले ऑफ कोर्स आप में से कई लोग जाते होंगे, उनको बताना दैट विल बी वेरी प्रिलिमिनरी आई विल से। लेकिन जाने से पहले मतलब आप संडे को अगर जा रहे हो 2-4 दिन के लिए फील्ड में, आपको वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है, स्पेशली मेगा फाउना आई विल से, बाकी इसमें तो है नहीं, तो 2-4 दिन पहले से आप साबुन मत लगाओ, उसे उसी के बगैर नहा लो सिर्फ पानी में। सो द स्मेल विल नॉट बी देयर मेंटेन, इट विल नॉट बी मेंटेन्ड ऑन योर बॉडी, बिकॉज आपको नहीं आता होगा लेकिन उन जानवरों को इमिजिएटली पता चल जाता है कि कुछ अलग स्मेल आ रहा है। कपड़े के बारे में भी वही है, कपड़े भी जो पहनते हो आप, दे विल बी वेरी आई विल से, किसी भी अच्छे साबुन से वगैरह धोए हुए नहीं होने चाहिए, जिसमें ओके। मिट्टी की स्मेल हो, कुछ नेटिव फ्रूट्स की स्मेल हो। ऐसा अगर होता है, मतलब फाइकस रेसिमोसा वगैरह, कई बार वो फांस के भी चल जाते हैं पूरे बदन पे, पूरे कपड़े पे अगर पे ये करते हो, देन देर आर चांसेस कि यू विल गेट सम साइटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल। ओके। क्योंकि क्योंकि बहुत टाइम ऐसे होता है कि उन्होंने आपको देखा होता है लेकिन आप उनको देख नहीं पाते। अगर हम्म। आपको उनको देख पाना है तो यू हैव टू हैव सम कैमोफ्लेज, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ कैमोफ्लेज ओनली। मतलब आप कोई कोई भी स्मेल वहां पे नहीं लेके जाओगे, एंड इन द अदर साइड ऑल्सो वहाँ से कुछ बाहर भी नहीं लेके आओगे। सो ओनली मेमोरीज यू कैन टेक आउटसाइड। मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी एनिमल दिखेगा आपको उसको आप कोई भी तकलीफ नहीं दोगे। अदरवाइज आप रास्ते से कोई जा रहे हो, कोई कॉर्नर में दादा रौडी खड़ा है, आपको तकलीफ देगा तो आपको कैसे लगेगा? दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस एनिमल्स। तो ये होता है। सर आप अभी अपनी आउटिंग को कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे सर, अगर आपको किसी वाइल्ड लाइफ के साथ एनकाउंटर हो गया, फिर आप ऐसा कि सर आप वो ट्रबल में आ गए थे सर, ऐसा कोई किस्सा सर? हाँ, एक बार हुआ था, मतलब बहुत बार प्रॉब्लम में तो बहुत बार आ गया, लेकिन एक बार ऐसे हुआ था, गए थे। दिस इज द स्टोरी ऑफ 98-99, मेरे पीएचडी के टाइम की है। उस वक्त हमारा खुद का व्हीकल नहीं होता था, मतलब टू व्हीलर नहीं होता, तो आप तो बाकी तो जानते होंगे, मतलब फोर व्हीलर तो बहुत दूर की बात है। लूना तक नहीं होते, उस वक्त नहीं थे। तो सुबह का जो बस जा रहा है, स्टेट ट्रांसपोर्ट का बस, उसी से चले जाओ, जहाँ पे उतरना है उतर जाओ, दिन भर घूमो जंगल में, कलेक्शन करो, प्लांट देखो, और फिर शाम को एक ही वापस आने वाली बस होती थी स्टेट ट्रांसपोर्ट की, मतलब जो रिमोट एरियाज है, या दूसरे दिन को ही आपको बस मिलेगी। तो एक बार ऐसे हुआ था, एक रिमोट प्लेस है कोल्हापुर में, बरकी नाम की। तो यूजुअली वी यूज टू गो इन अर्ली इन द मॉर्निंग, बस 5 बजे एक बस जाती थी और शाम को एक दूसरी बस जाती थी, वही 2 बस उस गांव को जाती थी। तो और शाम को 6 बजे जो बस वापस आती है तो उसे से आओ। हम तो चढ़ तो गए ऊपर, मतलब पूरे फॉरेस्ट एरिया में, हिल हिल पे, इट वाज एवरग्रीन फॉरेस्ट, एंड कुछ देखते देखते टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। और शाम को हम ऊपर से ही देख रहे कि बस दूसरे गांव से इस गांव आ रही है, और बीच में जो फासला था वो 3-4 किलोमीटर का फासला था। तो बस अगर हम भागते भागते चले जाते, क्योंकि उस ऊपर होने की वजह से ऑलमोस्ट सामने वाला 20-25 किलोमीटर का एरिया दिखता था। तो बस अगर हम भागते चले जाते तो इमिजिएटली हमको बस मिल जाती थी। दैट वाज द कंडीशन। और आज के जैसा नहीं है, मतलब आज के डेट में हमारे पास केचुआ है, बहुत सारे ब्रांड्स है, वाइल्ड क्राफ्ट है जो भी पहन के जाते हैं, हैमॉक्स है, कुछ भी है। उस वक्त जो जाते थे, कुछ कुछ शूज़ है तो है, कुछ नहीं है तो नहीं है। खाने के लिए ब्रेड है, साथ में आइदर पिकल है और जाम है, उसी दोनों में से कुछ खाओ, अदरवाइज आपको कुछ मिलेगा नहीं।
चाय भी नसीब नहीं होती तो बाकी चीज़ें बहुत दूर की बात है। तो ऐसे कंडीशंस थे। तो हमने भागना शुरू किया, लेकिन जो स्लोप था वो हिल का, दैट वाज वेरी रॉकी। और एक जगह पे हम भागते भागते चले अगर आ रहे थे, वन ऑफ माई कलीग वॉज देयर विथ मी। ही सेड व्हाट इज दैट ऑर्किड। एक ऑर्किड था, कॉमन था ऑफ कोर्स, लेकिन उसके लिए उसने पहली बार देखा था, मैंने बहुत बार देखा था। और नेचुरली मैंने भी वो भागते भागते देखा कि वो कुछ ऑर्किड पूछ रहा है, उसको मैंने नाम बताने की कोशिश की। मीनवाइल कुछ गलत हो गया और मैं नीचे सीधा 30-40 फीट नीचे आ गया। और फिर खड़े होने की कोशिश की। सो विद इन आई विल से विद इन सेकंड्स आई गॉट फेंटेड एंड वहीं पे गिर गया। तो मेरे जो निचला वाला एंकल था राइट साइड का, राइट लेग का, उसमें फ्रैक्चर था। तो बस तो ऑफ कोर्स मिलने वाली नहीं थी, 7-8 लोग हम साथ में थे। उसमें से जो कच्चे दिल वाले थे उनको बोला कि तो आप लोग चले जाओ और सिर्फ मैसेज दे देना ऐसे ऐसे हुआ है, हम 2-3 लोग यहीं पे रुकेंगे या कुछ ट्राई करेंगे। तो हम 2-3 लोग वहीं पे आधा घंटा 1 घंटा बैठे रहे। शाम अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका था। और फिर एक गांव वहाँ पे नज़दीक था, उसके पास आके बैठ गए, क्योंकि मुझे तो चलना तो आता ही नहीं था। ऑफ कोर्स वी वर हैविंग स्टिक एवरीथिंग विद अस। बाम्बू की एक स्टिक थी, मेरे मेरे हाथ में थी, बाकी लोगों के हाथ में थी। 2 हट्टे कट्टे मेरे कलीग मेरे साथ थे। फिर भी हम चल नहीं सके, आधा किलोमीटर भी चल नहीं सके, नीचे बैठ गए। तो एक ही जगह पे बैठना था, लेकिन एक दूसरे से अलग अलग मुंह करके बैठना था, क्योंकि रात में कोई भी आ सकता है, Yes. फॉरेस्ट एरिया था ना। सो सभी जगह कवर होनी चाहिए। ऐसे रात में रात हम पूरे रात हम बैठ गए। और फिर सुबह जो दूध वाला वैन आता है ना, दूध वैन जो कलेक्ट करते हैं देहात से, पूरा दूध कलेक्ट करके निकल जाते हैं, तो वो वैन आया और फिर हम बैठ के कोल्हापुर तक आ गए। So that was the issue associated with us. Of course, there are many, but this was the most interesting. यस सर। अभी यहाँ से मतलब सर कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आया है सर कि एनी डेंजर्स फ्रॉम नक्सलाइट्स, जैसे कि आप हम जानते हैं कि सर आपने गढ़चिरौली में भी काम किया है सर, गढ़चिरौली एंड चंद्रपुर एरिया, जो कि महाराष्ट्र का विदर्भ साइड होता है, वहाँ ये पे मुझे सर क्वेश्चन नहीं समझा मैं। सर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आया था सर कि एनी डेंजर फ्रॉम नक्सलाइट्स। नो नो, एक्चुअली गढ़चिरौली में मैं बहुत बार गया फ्रॉम औरंगाबाद। इफ यू आस्क मी कितने बार गए हो, तो मैं बोलूँगा मोर देन 40 टाइम्स आई वेंट टू गढ़चिरौली, एंड दैट टू ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ गढ़चिरौली जहाँ पे आपको नक्सलाइट्स मिलते हैं। वहाँ पे हमको, मतलब मेरे साथ मेरे जो स्टूडेंट थे उन्होंने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देकर रखे थे, आप नक्सलाइट, नक्सलवादी, उग्रवादी, ऐसा कहीं पे भी वर्ड कहीं पे भी प्रोनाउंस नहीं करना। हम अभी नक्सलाइट के ऊपर बात कर रहे थे सर। हाँ, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते थे, ये इंस्ट्रक्शंस होते थे कि आप ऐसे कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे, यस सर। किसी लोकल को आप अप्रोच नहीं करेंगे, और इवन यू विल नॉट अप्रोच पुलिस, ओके। या पुलिस का नाम भी नहीं लोगे। अगर पुलिस का नाम लेते हो तो द नक्सलीज विल बी थ्रेट फॉर यू। ओके और सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी, प्लीज माइक माइक जरा नजदीक लाइए सर। हाँ, एंड सर मोबाइल थोड़ा सा दूर रखिए। वहाँ पे ऐसे होता था कि आप, अभी आ रही है आवाज? यस सर, आवाज क्लियर आ रही है। हाँ, ऐसे होता था कि आप ये दोनों में से किसी को अप्रोच नहीं करोगे, क्योंकि दोनों में से किसी का भी आप नाम लेते हो या हेल्प लेते हो, सो अदर साइड विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। ओके। हेलो, यस सर, यस सर, आ रही सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है ना? तो ऐसे करते थे, और किसी को, मतलब किसी को तकलीफ मत दो, किसी को डिस्टर्ब मत करो, ऐसे करते चले जाओ। तो यूजुअली हमारे पास भी आ जाते थे, तो हमें पता नहीं चलता था कि आके निकल गए हैं। हम्म। और उनका एश्योरेंस ये होना चाहिए कि आप उनके लिए थ्रेट नहीं हो। ओके। मतलब कई बार ऐसे स्टोरी पूछते हैं कि आपके सामने अगर शेर आ जाएगा तो आप क्या करोगे, हम्म। ऐसे पूछा जाता है ना।
तो यस सर। सवाल उसमें एक ही होता है, आप क्या करोगे? जो करना है शेयर करेगा, क्योंकि ऑल कार्ड्स आर विथ शेयर ओनली। आपके पास तो एक भी कार्ड नहीं है। यस सर। तो उनके उनके साथ भी यही है, आप उनको अगर आप थ्रेट लगे तो आप गए। अगर आपको थ्रेट मतलब आप उनको थ्रेट नहीं लगे तो आप काम कर सकते हैं। यस सर। एंड हमने जो सुना था इससे कि आप 3 बार अगर जहाँ पे जाते हो तो आपकी पूरी कुंडली उनको पता होती है, कहाँ से आते हो, क्या करते हो, ऐसे पूरा उनको पता होता है। मतलब दे हैव देयर ओन क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। यस सर। ऐसे होता है। जो कुछ भी होता है। तो ऐसे करते थे। यस सर, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आया है सर, कि वाज देयर एनी अदर प्लांट वेयर सेक्स चेंज टेक्स प्लेस? मतलब जैसे कैनाबिस में हम पाया जाता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसे की वजह बहुत है ना। से। हमारा जो ऑयल पाम है, इलियस गोयानेंसिस, ओके। उसमें भी सेक्स चेंज होता है। देन यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट याम, नॉट याम, अमोर्फोफेलस। हाँ। अमोर्फोफेलस में भी पहले जो प्लांट्स आते हैं मेल आते हैं, देन इट कन्वर्ट्स इनटू बाइसेक्सुअल। ओके। और दूसरा पपया है, कैरिका पपया, उसमें भी आप चेंज चेंज होता है। सो देर आर मेनी, ऑफ कोर्स, एंड इन एनिमल्स देर आर मेनी एग्जांपल्स नोन, बट प्लांट्स में एक ही है, दो तीन है। ओके सर, एंड अभी और कोई क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूँ। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो हम कर सकते हैं। एंड सर अभी मतलब काफी इंफॉर्मेटिव टॉपिक थी सर। एंड अभी एक जो क्वेश्चन है सर, जो हमने आपके बारे में सुना है, क्वेश्चन मतलब एक बात है सर, आप फोटोग्राफी काफी अच्छी करते हैं सर प्लांट की, एंड फील्ड फोटोग्राफी, जो कि इतनी इम्पोर्टेंस होती है सर। तो मैं ये एक टॉपिक कवर करना चाहूंगा सर, कि सर जो हमारे बॉटनिस्ट है, यंग बॉटनिस्ट है, वो अक्सर फील्ड में जाते हैं, फोटोग्राफ्स कलेक्ट करके लाते हैं। तो सर आप फोटोग्राफी को उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरीके से प्लांट्स की फोटोग्राफी करें? फोटोग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट इन फोटोग्राफी दैट यू, ऑफ कोर्स अभी सभी के पास ऑलमोस्ट कैमरे है, लेकिन कैमरा सिर्फ आपके पास होने से कुछ नहीं होता, उसमें लेंस भी आप जो यूज कर रहे हैं, मतलब डिजिटल एसएलआर कैमराज अभी है, तो उसमें जो लेंस है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपके पास अगर 60 मैक्रो या 105 मैक्रो है, सो दैट विल बी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और उसके साथ में मेनी टाइम्स आपने इन लोगों की फोटोग्राफी देखी होंगी, यादव सर की वगैरह या मेरी भी, ब्लैक बैकग्राउंड आता है, मतलब ऑब्जेक्ट इज यूजुअली इल्यूमिनेटेड एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज ब्लैक। तो उसमें जो है वो रिंग फ्लैश यूज होता है। तो रिंग फ्लैश हम यूज करते हैं इसलिए वो ब्लैक होता है, लेकिन इट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर सम पार्ट ऑफ प्लांट। एंटायर प्लांट यू कांट डू इन सेम फैशन। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर जो है उस प्लांट का, वो उसमें कवर होना चाहिए। यूजुअली हम वो ब्यूटीफुल कैसे दिखे उसके पीछे भागते हैं, लेकिन यस सर। ब्यूटी के अलावा आपने अगर उसके कैरेक्टर, मतलब आप यूट्रिकुलर की अगर बात करते हो, तो यूट्रिकुलर का जो थ्रोट होता है, या लोअर लिप, अपर लिप, कैलिक्स जो का जो पार्ट है, कैलिक्स उससे कोरोला से नीचे है, कोरोला से ऊपर है, ये कैरेक्टर अगर नहीं आते तो यू कांट आइडेंटिफाई द स्पेसिमेन, यू कांट आइडेंटिफाई द स्पेसिस। तो उस हिसाब से आपको एक्चुअली पहला जो फोटो होगा वो पूरा हैबिट का होगा, हैबिटेट का होगा, हैबिट का होगा, प्लांट कैसे दिखता है, क्या दिखता है। उसके साथ में अगर कोई मेजरिंग कुछ कैसे आपके पास क्राइटेरिया है तो आप रख सकते हैं, तो दैट विल बी बेटर। क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं कि हम फोटो लेके आते हैं और बाद में उसका कैरेक्टर ही नहीं पता चलता है, उसका साइज क्या होता है पता नहीं चलता है। हमारे हमारे केस में आप हमें पूछते हो तो 2 मिलीमीटर का भी फ्लावर है तो आपको कमल से भी बड़ा फ्लावर दिखाई देगा, वो उतना उतना क्लोजअप हम जाते हैं। एंड अगर ये यूज करते हैं आप कमल, सब फ्लावर अगर एक साथ अगर आ गए तो सबका साइज एक जैसा दिखता है। मतलब मस्टर्ड का भी फ्लावर आपको कमल से बड़ा दिखेगा, कमल का तो होता ही है, सनफ्लावर भी उतना ही बड़ा दिखेगा। सो दैट यस क्रिएट्स सर। प्रॉब्लम। सो उसके साथ में अगर कुछ मेजरमेंट रूलर या टेप कुछ लगा देते हैं तो दैट यस सर। दैट हेल्प्स इन द फर्दर टैक्सोनॉमिक स्टडीज। लेकिन आपको पॉपुलर फोटोग्राफी करना है तो आपको किसी भी एंगल से निकाल सकते हो, मतलब दिखने में अच्छा दिखना चाहिए। यस सर। Of course, nowadays we have good smart cameras with I will say high resolution images you can go for.
उसमें भी आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, एपर्चर कम ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन उसका जो मज़ा है वो डीएसएलआर कैमरा के जो मज़ा है उसके साथ नहीं कंपेयर किया जा सकता। वो दैट इज़ टोटली डिफरेंट। और मैंने बहुत सारे टाइम पे देखा है कि लोग, आपको फ्लावर के पास जाना है, फ्लावर आपके पास तोड़ के नहीं लाना है। मतलब हम्म। अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन शुड नॉट बी देयर। फ्लावर अगर जमीन पर है कहीं पे भी है तो उसके उसके पास जाके उसकी फोटोग्राफी करो। अननेसेसरी वो प्लक मत करो। मुझे ये एंगल चाहिए इसलिए उसको मत मोड़ो, उसको मत तोड़ो। दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन प्रोबेबली द लाइफ हिस्ट्री ऑफ दैट प्लांट। अगला यस सीढ़ी उसमें नहीं आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सो इट इज दैट। या सर, यस सर, अभी एक क्वेश्चन आ रहा है सर। जैसे कि आपने कहा कि फोटोग्राफी किस तरह की जानी चाहिए सर। इस फोटोग्राफी सर फील्ड में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सर। एंड हम चाहते हैं कि सर फोटोग्राफी के ऊपर हम पूरा अलग ही एक सेशन करवाने वाले हैं सर, कि फोटोग्राफी किस तरीके से करवानी चाहिए वो पूरा। धन्यवाद सर, आपने फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। हम में से बहुत सारे लोग फोटोग्राफी करते हैं। उसमें तीन जो चीजें हैं दे आर मोर इम्पोर्टेंट। वन इज एपर्चर, अनदर इज आईएसओ, एंड थर्ड वन इज शटर स्पीड। आप ये तीनों को अगर बहुत खूबियत तरह से अगर निभाते हो देन यू विल हैव अ गुड फोटोग्राफ विथ यू। लेकिन यस आईएसओ क्या होता है, एपर्चर क्या होता है, शटर स्पीड क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। यस सर। सिर्फ क्लिक किया, फोटो आ गया तो दे आर वेरी हैप्पी। यस सर, इसके लिए मतलब खुद की फोटोग्राफी की थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी सर। एंड उसके बाद ही अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स आ पाएंगे। एंड मोस्ट ऑफ सर लोग वो कैमरा छोड़ के सर मोबाइल कैरी करते हैं, कि मोबाइल के आजकल हाई रेजोल्यूशन पिक। लेकिन सर जैसे कि आपने कहा कि डीएसएलआर का मजा ही अलग होता है, आप कितना ही मोबाइल से फोटो खींच लो। हाँ वो तो है ही। और एक Yes. किसी ने क्वेश्चन पूछा है, द कलर ऑफ अजंता एंड येलोरा हाँ यस, यूज्ड फॉर पेंटिंग आर एक्सट्रैक्टेड। यस, इट इज अमेजिंग देयर। सर। किसी किसी के बाहर से कलर उन्होंने नहीं लाए थे। इन अजंता केव्स यू विल फाइंड ओनली ब्लू कलर। हम्म। एक जो है नीला जो रंग है, वही एक कलर जो है अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया गया था। अदरवाइज अच्छा। रेस्ट ऑफ द कलर्स दे आर लोकली हार्वेस्टेड, लोकली प्रिपेयर्ड, लोकली क्रिएटेड कलर्स। जो वहाँ के प्लांट है, एनिमल्स है, उनके बेस पे वही किया है। ओके। ठीक है सर, काफी सारे सवाल के आपने अच्छे से जवाब दिए। And जो इंफॉर्मेशन आज हमें मिली है सर, वो कहीं नहीं मिलेगी सर। एंड मतलब मैं शब्द नहीं है सर मेरे पास बताने के लिए कि आपने आज हमें ज्ञान का क्या भंडार दिया है। तो सर जाते जाते सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अ, हमारा जो बॉटनी फेस्ट है सर, हमने बॉटनी फेस्ट के आपने देखा होगा कि नीचे लिखा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नीचे लिखा है द पॉइंट ऑफ इमरजेंस। तो सर द पॉइंट ऑफ इमरजेंस का मतलब ये होता है सर कि बॉटनी फेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सारे सब्जेक्ट को एक करने वाले हैं। एंड बॉटनी एक ऐसा सब्जेक्ट है सर जहाँ पे सारे सब्जेक्ट एकत्रित होते हैं सर, और एक नया, इससे हम एक फील्ड को जन्म दे सकते हैं सर। तो सर अभी आप हमें इस बारे में मार्गदर्शन कीजिए सर, कि किस तरीके से वनस्पति शास्त्र अनेक शास्त्रों पे के साथ मिलकर एक नया शास्त्र बना सकता है सर। जैसे आपने कहा कि आर्कियोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, देन टेक्सटाइल आ गया सर इसमें। तो सर मैं चाहता हूँ कि सर आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा बताइए सर, कि किस तरीके से बॉटनी आने वाले समय में एक नया शास्त्र बन के उभर सकता है। नहीं, इसमें हमारा थोड़ा बेसिक प्रॉब्लम ऐसे होता है कि वी हैव वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स विथ अस। आपका भी, आपका एमएससी हुआ है, कौन से स्पेशलाइजेशन में हुआ है? सर बायोडाइवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी। लेकिन आप फिजियोलॉजी की तरफ नहीं देखेंगे, न तो आप बायोटेक्नोलॉजी के उतने डेप्थ से नहीं देखेंगे। सो वी हैव वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स इवन इन बॉटनी। हम ओके। जूलॉजी की तरफ देखते भी नहीं है। जूलॉजी बोलते हैं वो एनिमल का पार्ट है, हमारा पार्ट नहीं, हमारा पार्ट सिर्फ प्लांट है। हम केमिस्ट्री की तरफ देखते ही नहीं। मतलब वी शुड ब्रेक ऑल दिस कंपार्टमेंट्स एंड यू शुड गो फॉर इंटरडिसिप्लिनरी ओनली। क्योंकि आप कार्निवोरस प्लांट का भी बात करते हो, इंसेक्टिवरस प्लांट्स की, यूट्रिकुलरेज की अगर बात करते हो, तो उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ इट दैट ट्रैप वर्क्स मैकेनिकली।
हम्म, तो आपको मैकेनिकल का थोड़ा पार्ट भी पता होना चाहिए कि मतलब आप हम बोलते हैं कि ये लीफ मूव होता है। हम्म, आप ये इंसेक्टिवरस प्लांट जो ट्रैपिंग करते हैं, पैसिव ट्रैप्स और एक्टिव ट्रैप्स, ऐसे दो ट्रैप्स होते हैं उसमें। तो हम्म, जिसमें एक्टिव ट्रैप है वो इमीडिएटली प्रे कैप्चर करता है, मतलब उसको लीफ रोल होता है या लीड क्लोज हो जाता है। और दूसरे साइड हम बोलते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजिड सेल वॉल। अगर प्लांट में रिजिड सेल वॉल है तो वो मुड़ कैसे जाता है, तो उसका yes, भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि क्या मतलब व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट प्लांट इज डूइंग। आपने हम्म, मेजोरिटी ऑफ लेग्यूम्स देखे होंगे, रात में उनके पत्ते क्लोज हो जाते हैं, स्पेशली अल्बिजियाज एंड ऑल। तो स्लीपिंग मूवमेंट है। हम एक साइड बोलते हैं कि प्लांट मूव नहीं करते, मूवमेंट नहीं होता, तो दूसरे हम्म, साइड ये मूवमेंट कैसे होता है? ऑफ कोर्स नाउ वी नो देयर आर सम टेक्निक्स इन दैट, mechanisms in that. yes, So you should break all these compartments whatever you have. I yes, don't say everything you must know, but at least you try to understand the other parts also, so that you can correlate the things with whatever you want to do. अदरवाइज yes, अगर ये कोरिलेट नहीं करते तो कैनाबिस सिर्फ आइडेंटिफाई कर दिया किया और छोड़ गए, निकल गए, ऐसे हो जाता था। हम्म, मतलब कैनाबिस की अगर स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं तो एज अ टैक्सोनॉमिस्ट आई आइडेंटिफाइड इट एज अ कैनाबिस सटाइवा, लेकिन वो यूज क्यों किया, किस लिए किया, कितना क्वांटिटी में था, ये अगर हम नहीं करते तो आगे के आंसर जो है और आगे के क्वेश्चंस भी नहीं निकल आते। yes, sir, तो ये अगर निकलना है और क्वेश्चंस के आंसर भी आपको ढूंढने हैं तो यू हैव टू एनक्रोच इन अदर फील्ड्स आल्सो। yes. या अ, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड ये जो अमूल्य ज्ञान था सर जो आपने हमें आज दिया है, उसके लिए हम आपके लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे सर। एंड थैंक यू। आप ऐसे सर रिसर्च करिए और हमें बताते रहिए सर। एंड वी विल बी रियली ग्लैड टू हैव यू सर। इसी के साथ सर हम आपसे विदा लेते हैं सर। ये हमारा थैंक जो यू। 6 था, इसी के साथ हम यहाँ पे समाप्त करते हैं सर। लेकिन जाने से पहले मैं एक खास एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि जैसे कि हमने 6 एपिसोड कंप्लीट किए, तो अगर आप इस 6 एपिसोड का पैटर्न देखोगे तो उस पैटर्न कुछ इस तरीके से था कि पहला एपिसोड था हमारा सूरत से डॉक्टर मीनू परैया सर का। दूसरा एपिसोड था हमारा कच्छ से डॉक्टर पंकज जोशी सर का। तीसरा एपिसोड था अहमदाबाद से डॉक्टर सुरेश पटेल सर का। देन चौथा एपिसोड था वो था महेश कोठारी सर का जो कि था पुणे से। पांचवा एपिसोड था डॉक्टर एस आर यादव का कोल्हापुर से। एंड जो 6th एपिसोड था वो था फिर से पुणे से डॉक्टर मिलिंद सरदेसाई सर का। तो ये जो पैटर्न है ये कुछ इस तरीके से बन रहा है कि 3 एपिसोड हमने गुजरात से किए, 3 एपिसोड हमने महाराष्ट्र से किए। एंड महाराष्ट्र में वाटर फेस्ट के अवेयरनेस को और फैलाने के लिए हम एक फाइटो हंट ला रहे हैं जो कि होगा अगले संडे। यस, अगले संडे हम महाराष्ट्र के लिए डिजाइन किया हुआ फाइटो हंट ला रहे हैं। एंड मेरे आपसे दरख्वास्त है कि आप इस फाइटो हंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाए। एंड काफी सारे उत्साह के साथ इस फाइटो हंट में हिस्सा ले। जैसे कि आपने अब देखा होगा बीच बीच में हम ट्रेलर चला रहे थे, हमने इंस्टाग्राम पे ट्रेलर रखे, यूट्यूब पे ट्रेलर रखे, तो आपको आइडिया आ जाएगा। एंड वी विल बी मोस्ट एक्टिव रिगार्डिंग दिस फाइटो हंट। ये जो अब ये हफ्ता होगा, इस हफ्ते में हम फाइटो हंट के लिए बहुत ही एक्टिव रहेंगे। आपको बताएंगे कि फाइटो हंट कैसे खेलना है, क्या करना है। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे फेसबुक एंड व्हाट्सएप और यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। ये नॉलेज और आगे बढ़ता जाएगा, ये जर्नी और आगे जाने वाली है। अगले एपिसोड में कौन आएगा ये थोड़ा सीक्रेट है, हम बाद में रिवील करेंगे इसके लिए। लेकिन तब तक के लिए थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एंड अंत में मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। डॉक्टर मिलिंद सरदेसाई सर आपका, आपने हमें थैंक यू। इतना अच्छा ध्यान दिया। देन हमारे डॉक्टर नागर सर का जो कि हमारे ऐसे बैकबोन बन के खड़े रहते हैं हर इवेंट में। देन रबारी सर का जिन्होंने हमें सारे फैसिलिटीज अवेलेबल करा के दिए। देन मेरी टीम का जॉयल, कैथी, विवेक जिसने इतना खूबसूरत सा वीडियो बनाया है। थैंक यू एवरीवन।
फिर से मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर हफ्ते के एपिसोड देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर करने के लिए आपका मनपूर्वक धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।